गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सभी फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ेंगे दास प्रथा का उन्मूलन यानी दास प्रथा का समाप्त होना। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि दास प्रथा क्या है। सेवा कराने के लिए मूल्य देकर किसी को खरीदने और बेचने की प्रथा दास प्रथा कहलाती है। यानी किसी से सेवा कराने के लिए या काम कराने के लिए जब पैसे देकर किसी को खरीदा और बेचा जाता है तो उसे दास प्रथा कहते हैं। तो बच्चों फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन यानी दास प्रथा को समाप्त करना जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। यानी जो जैकोबिन शासन था यानी जैकोबिन सरकार जो थी वह दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध थी। कैरिबियाई उपनिवेश जैसे मार्टिनिक, गाडेलोप और सैन डोमिंगो, कैरिबियाई उपनिवेश जैसे मार्टिनिक, गाडेलोप और सैन डोमिंगो ये तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। यानी यूरोपीय जो थे वह किसी अपरिचित और दूर देश जाने और वहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं थे और उनकी अनिच्छा यानी उनका जो जाने का मन नहीं था उसका मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। बच्चों त्रिकोणीय दास व्यापार मतलब जो 3 देशों के मध्य था, यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। यानी फ्रांस के जो सौदागर थे वह बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर यानी उन्हें चिन्हित कर हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। यानी वहाँ ले जाया जाता था उन्हें और बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। यानी चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना किससे संभव हुआ? दास श्रम के बल पर। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। बच्चों 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। यानी 18वीं सदी में दास प्रथा को अधिक बुरा नहीं माना गया। लेकिन नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। यानी इस पर नेशनल असेंबली में लंबी बहसें हुई। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। कब? 1794 में। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। यानी जब नेपोलियन अस्तित्व में आया हुआ शासक बना तो उसने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। यानी फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त किया गया? 1848 ईस्वी में। बच्चों यहाँ पर हमने अफ्रीकी नीग्रो के बारे में बात की है तो हम नीग्रो का मतलब समझ लेते हैं। बच्चों अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग यानी अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान है उसके दक्षिण में जो लोग रहते हैं
उन्हें नेग्रो कहते हैं। यह एक अपमानजनक शब्द है जिसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्रांति और रोज़ाना की जिंदगी। तो बच्चों, सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोज़ाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तील के विध्वंस के बाद यानी 14 जुलाई 1789 में बास्तील के दुर्ग का विखंडन हुआ था, तो उसकी गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। तो बच्चों, सेंसरशिप का मतलब समझ लेते हैं। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे किताब, अखबार, नाटक को राजा से सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जाता था। ये क्या थी? सेंसरशिप। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो केवल शिक्षितों भर के लिए ही संभव था। अब बच्चों, हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। कब? 1804 में। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। क्या मानता था? यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। कौन सी प्रणाली? दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, यानी लोगों को लगता था कि नेपोलियन हमारी समस्त समस्याओं का समाधान करेगा और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी बाद सामने आया। तो बच्चों, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। कौन कौन? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। यानी बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति से पूरे यूरोप ने नहीं बल्कि पूरे विश्व ने सीख ली। तो बच्चों, ये था हमारा फ्रांसीसी क्रांति।